मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जो दिल्ली में 25,000 लोगों की जो उपस्थिति हमारे आजाद साहब के नेतृत्व में जो संपन्न हुई थी और शुक्ला सर ने बहुत बढ़ चढ़ करके उस कार्यक्रम को सफल बनाया था सारे साथियों के साथ, उस दिन एक गलतियां सिर्फ ये हो गई कि जो संसद को घेराव करने के लिए जो शुक्ला सर ने प्रेरणा दिया उसको कहीं न कहीं रोका गया और 25,000 लोगों की उपस्थिति को पावर कम किया गया। एक गलती हुई है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरा एक सबसे पहला विचार है कि जिस बिहार की धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं, आप याद करें अभी हम लोग दिल्ली जो कार्यक्रम करेंगे बिहार से मिनिमम कितने लोगों की उपस्थिति हम लोग कराएंगे? कम से कम हम लोग माने 20,000। या तो हम लोग विदाउट टिकट में जाएंगे या तो टिकट कटाएंगे। अगर WT में जाते हैं तब तो खर्चा का बोझ कम आता है। अगर इसी चीज को टिकट कटा के जाते हैं तो हमने जोड़ा था 22 लाख रुपया हमारे बिहार से 31 जुलाई के कार्यक्रम में टिकट में खर्चा हुआ था, जो लोग आए गए। मेरा इशारा इस तरफ है कि अभी हमारे सामने लोकसभा चुनाव विधानसभा का चुनाव अभी पार हो गए। अभी लोकसभा चुनाव गुंगी बहरी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। 500 रुपए पर हेड का अमित शाह जी का जो देने का जो विचार था वो मंशा क्या था, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, छिपी हुई नहीं है। हम लोगों को समझना होगा कि सरकार हम लोग को बेवकूफ और ये समझ ली है, निकम्मा समझ ली है। एक सबसे दुखद बात यह है कि अभी सुब्रत राय जी का निधन के ऊपर भारत के बड़े बड़े जो राजनेता हैं शोक मना रहे हैं। परसों मैंने पेपर में पढ़ा कि हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी उनके शोक संवेदना व्यक्त करने में मुझे इतनी गुस्सा आई कि हमें लगा कि कुर्सी को उखाड़ के फेंक देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप सारे लोग बुद्धिजीवी लोग हैं सर, आप सारे लोग कहीं ना कहीं एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप लोग के किसी न किसी फैमिली में या सेना से होंगे, IAS होंगे, IPS होंगे, शिक्षाविद होंगे, लॉयर होंगे, डॉक्टर होंगे, हर किसी न किसी के फैमिली में जरूर होंगे। क्या हम किसी से कमजोर हैं? क्या हम कमजोर सिर्फ इसलिए हैं कि मैं अकेला हूं? याद करें, मात्र सहारा इंडिया के 13 करोड़ लोग अगर 1 करोड़ 30 लाख लोग इकट्ठे हो गए तो इस सरकार की क्या होगी? मात्र इतना सोचें। कोई भी जिला अध्यक्ष, कोई भी प्रखंड अध्यक्ष, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष अपने पॉकेट से कितना दिन तक लड़ाई लड़ेगा जब तक एक सिस्टम नहीं बनाता है। भुगतान किन्हें चाहिए? भुगतान CRC में अप्लाई कौन किए या कौन करेंगे? जो कंज्यूमर होंगे। फंडिंग किनको देना होगा? सिर्फ फंडिंग करने में आपका एक रोल होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। मेरा एक सुझाव है कि अगर संगठन को लंबे दिन तक और भुगतान प्राप्ति को छोटी मोटी मुद्दा नहीं है सर, इसलिए आप सबों को सबसे पहले एक मेरा सुझाव होगा कि हम जो निर्णय करें, पूरे भारत के जितने भी संगठन हैं हम लोग अभी प्लानिंग बातचीत करेंगे। जितने संगठन हैं, चाहे तो विश्व भारती हो, चाहे मदन लाल आजाद जी हो, मैं भी इस संगठन से हूँ, लेकिन मैं आजाद जी को भी उस संगठन में आमंत्रित करूंगा। अगर इस मुद्दे पे तैयार होते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं भी स्वतंत्र रूप से इस भुगतान की लड़ाई के लिए बहुत सारे संगठन देश बने हैं, मैं भी काम करने के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा उस दिन के बाद। अभी इसीलिए मैंने रोका था। इसीलिए 13 करोड़ लोगों में मात्र 1 करोड़ 30 लाख लोग इकट्ठा करने में मात्र हम लोग का रोल होना चाहिए, नहीं कि जेब के पैसे। क्योंकि जेब से पैसे खर्च करेंगे, बर्बाद करेंगे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आप घर से अलग होंगे, कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही है, सरकार आपके साथ नहीं है। इसलिए संगठन कैसे मजबूत हो, इसकी रणनीतियां हम लोग को बनाना है। दूसरा, अभी जो लोकसभा चुनाव हमारे माथे पे है, किसी न किसी रूप में सरकार को एहसास कराना होगा इस बिहार की धरती से कि भाई नरेंद्र मोदी जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि दोनों पार्टी आपका साथ नहीं दिया है। किसी ने भी अपने मैनिफेस्टो में दर्ज नहीं किया कि सहारा इंडिया के पीड़ित परिवार को
10 लाख जिनका जमा है उनको 10,000 भुगतान मिलेगा, 112 आदमी को भुगतान मिलेगा। अभी भारत में 112 लोगों को ही ना भुगतान हुई है सर, इससे ज्यादा क्या ज्यादा हुआ है। 200 करोड़ रुपए बता रहे हैं। हम मान ले 5,000 आदमी, 263 करोड़। क्या हमारे 13 करोड़ लोगों में क्या 5,000 लोग हकदार हैं? कितने लोगों का आत्महत्याएं हुई, कितने हमारे अभिकर्ता बेचारे मारे जा रहे हैं, उनको पड़ोसी तंग कर रहा है, घर से निकलने नहीं दे रहा है। इसके लिए एक रणनीति हम लोग को सर बनाना होगा कि बिहार में कैसे हम लोग 20,000 30,000 लोगों के साथ सरकार को, जो बात अभी दिल्ली के लिए सर ने सुझाव दिया है, वो बिहार सरकार को सबसे पहले घेर के नंगा करके उसको बताना होगा। ये मैसेज पूरे भारत में जाएगा सर, ये मैसेज पूरे भारत में जाएगा। जो आपका 15 दिन का समय, जो आपका पॉकेट से नाश्ता पानी चाय दिल्ली में खर्च होगा, पहले मेरा सुझाव है कि इस बिहार में एक बार मजमा लगाते हैं और उसके बाद ये पूरे भारत के राज्य सरकार को ये पता चल जाएगा। अगर मैंने भी ये कान पे जू नहीं रहेगा तो मेरी भी हसर यही होने वाली है, क्योंकि ये संगठन हर जगह बना हुआ है। मेरा एक सबसे पहले सुझाव है सर कि जो 27 तारीख को मिनिमम हमने गांधी मैदान में पिछले बार रैली करने के लिए कमिश्नर साहब से बात करने गया था, तो हमें पता चला कि 45 दिन का अंतर होना चाहिए। तो आप कोई भी बड़ा प्रोग्राम पटना में करते हैं बिहार राज्य स्तरीय, तो मिनिमम आपका उस प्रोग्राम का जो अंतर है 30 से 45 दिन रहेगा, तो प्रोग्राम आपका सफल होगा। क्योंकि उस प्रोग्राम को सफल करने के लिए हमें जिला में जा करके कमेटी को फॉर्म करना होगा, डेवलप करना होगा, कलेक्शन करना होगा, और तब जिला जा करके अपने अपने प्रखंड में, अनुमंडल में जा करके कार्यक्रम को सफल करें। इसीलिए मेरा एक सबसे पहला जो टारगेट है सर कि हम लोग भी अपना आंदोलन को बिहार में कैसे सरकार को घेरें। अगर आप लोग की, हम लोग सबकी सहमति बनती है तो हम लोग बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम करें और थोड़ा 15 दिन बाद उसका भी डेट दिल्ली का रखें, और दिल्ली में भी कार्यक्रम हो तो पूरे हर संगठन से जन आंदोलन का चाहे जब तक संगठन है। सुभाष भैया, इसका हम लोगों ने स्वरूप बदला है थोड़ा सा। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, ये पहले सुझाव आया होता तो हम लोग इस पर बात कर लेते। हम लोगों ने इसके सुझाव को थोड़ा सा बदला है। हम लोग हर जगह सरकार है, देश में कोई भी ऐसा जिला नहीं है, गांव नहीं है, क्षेत्र नहीं है, राज्य नहीं है जहां भारत की सरकार ना हो। भारत की सरकार हर जगह है, उसके गवर्नमेंट और उसके आईपी सारे लोग रिपोर्टिंग सब होती है। लिहाजा हम सभी लोगों ने जिला मुख्यालय पे अपने इन डेटों का कार्यक्रम तय कर रहे हैं कि जो भी बिहार के लोग हैं अपने अपने इस कार्यक्रम के निमित्त अपने अपने जिले लेवल पे एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम के दौरान हम सभी लोगों को इकट्ठा करके कहेंगे कि अब सब लोगों को यहाँ इस डेट पे हमको दिल्ली की तरफ करना है। उस दौरान हम कार्यक्रम को बड़े लेवल पे करेंगे। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि जो आप सोच रहे हैं कि हम एक जगह निश्चित होगा, पटना आना होगा, उससे बेहतर है कि जैसे हम पटना जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं वैसे हम दिल्ली जाने का प्रयास करें। और अगर हम इस छोटे फॉर्मेट पे आते हैं कि अगर हम पटना जाएं, उससे बेहतर है अपने जिले पे खड़े हो तो उसकी संख्या 4 गुना बढ़ जाएगी। और वो 4 गुना जब बढ़ेगी और एक ही दिन का कार्यक्रम शेड्यूल तय किया जाएगा तो उससे भारत के सरकार के पांव उखड़ने लगेंगे और यहाँ स्थानीय सरकारों के भी पांव उखड़ने शुरू होंगे। अब हमारा टारगेट भारतीय जनता पार्टी रहती है या फिर यहाँ की राज्य की सरकार भी, ये तय हमारे साथी करेंगे, कर लेना होगा। बस मेरा निवेदन ये है कि जब तक संगठन के जितने जिले की कमेटियां हैं, जो सब लोग हैं, वो अन्य जनपदों में जो हमारी टीम खड़ी होगी उन सबों के साथ अपने संपूर्ण मिशन भुगतान के लिए हमारा साथ देना शुरू कर दे। एक बड़ी मछली की खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। संपूर्ण लोगों के दावे, जब कंपनी सरकार जो निर्णय लेती है वो किसी कंपनी के खिलाफ निर्णय नहीं लेती, वो तमाम उन चिटफंड सोसाइटियों से लगे कंपनियों के खिलाफ निर्णय लेती है और उसके हक में लेती है। जो गरीब लोग होते हैं उसमें वो सभी लोग लाभ पा जाएंगे हैं। जो आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम नहीं जानते कि बट्स एक्ट से कितने लोगों का भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे सूचना नहीं आया है। अब ये है कि इस मिशन को लेके जब तक चल रहा है 180 दिन के प्राविधान में, जब तक को कहना है कि संपूर्ण निवेशों का भुगतान हो जाएगा, हमने भुगतान पटल खुलवा दिया है। ठीक है, सरकारें अपना काम कर रही हैं
और वो पटल का भी निर्माण कार्य शुरू कर रही है, लेकिन 180 दिन में किसी का भुगतान अभी तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। 2019 से लगभग 2023 का समय बीत रहा है, 24 आने वाले हैं। हम सिर्फ कपोल कल्पित बातें लगती हैं, लिहाजा नुकसान तो हम देख रहे हैं लेकिन फायदे नहीं देख रहे। अब नुकसान पूछेंगे क्या है? एक बक्स एक्ट कानून कहता है ये उपधारा है, जोड़ने वाली धारा है, वो FIR में जोड़ने की धारा है, जो किसी भी मुकदमे के दौरान जब पीड़ित अपना पक्ष प्रस्तुत करता है तो विवेचक के विवेक पे निर्भर करता है कि वो उस क्लाज को जोड़े, और उस क्लाज के जोड़ते ही 2 प्राविधान है, उस प्राविधानों पे सीधा भारत की सरकार का जो कानून है वो प्रभावित करता है, डिपॉजिट टेकर और डिपॉजिट टेकिंग। इन दोनों का मतलब है कि पैसा लेने वाला और पैसा देने वाला, पैसा लिया किसने और पैसा दिया किसको, इन दोनों प्रभावित होंगे। तो लेने वाले में प्रथम दृष्टया एजेंट शामिल है, और लेके देने वाले में कंपनी यानी ओनर शामिल है। इन दोनों के ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे विवेचक के निर्णय के आधार पर लग जाएगा, जिससे अगर कानून अपना काम करना शुरू करेगा ईमानदारी से, तो सबसे पहले अगर कोई फंसता नजर आएगा तो वो उस जनपद पे सड़क पे घूमने वाला एजेंट सीधे उसका दोषी हो जाएगा, और उसको सबसे पहले जेल हो जाएगी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। पुलिस कभी भी टांग सकती है, दबाव बना सकती है, पुलिस पैसा ऐंठने का संसाधन बना सकती है, मानसिक हरेसमेंट कर सकती है। ऐसा वो बक्स एक्ट कानून का प्राविधान है। और 90% एजेंट आज उस बक्स एक्ट के आधार पे जब तक के साथ लगे हुए हैं, उनको ब्रीफ किया गया या ब्रीफ कराया जा रहा है, मैं ये नहीं जानता। सर सुनील जस्ट मैं नहीं जानता, लेकिन आने वाले दिन में क्या होगा कि कहीं ऐसी प्राविधान में हमारा कोई एजेंट साथी, क्योंकि इतनी बड़ी गलती है कि वो बोला नहीं, बस अपराध उसका ये है कि वो सही समय पे बोला नहीं, पैसा डूबते देखता रहा, उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही थी कि विरोध करना चाहिए था, यही अपराध है उसका, पैसा उसने रखा नहीं है। तो हमने या हमारे साथियों में, जैसे आज हमारी आप विचारधारा से है, ऐसे ही एक साथी आपके जब तक पे महासचिव के पद पे रमेश सिंह भी थे। रमेश सिंह ने सहारा सहित तमाम चिटफंड सोसाइटी निवेशकों के लिए एक जनहित याचिका एजेंट सुरक्षा अधिनियम के तहत एक जनहित याचिका प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव मदन लाल आजाद जी के पास रखा, जिसका मैं भी समर्थन करता हूं कि अगर एजेंट सुरक्षित हो जाए, उसको कहीं कोई बर्डन ना दिखे, तो वो मजबूती से अपने निवेशकों का पैसा वापस कराने के लिए लड़ेगा। इसके लिए वो जनहित याचिका लगा रहे थे। इसका प्रस्ताव रखते ही मदन लाल आजाद जी उनको अभद्र गालियों से नवाजे, उनके साथ जुड़ने वाले लोगों को भी नवाजे। क्या मेरा प्रश्न सिर्फ यही था कि एजेंट जो 90% उनके साथ खड़ा था, 10% कार्यकर्ता भी नहीं, जमाकर्ता भी नहीं था, तो क्या वो देश भर के निवेश कार्यकर्ताओं को जेल भेजने के लिए उनको सड़कों पे लाए हैं? क्या मैं आज हमारे साथ जो एजेंट जुड़े हुए हैं, क्या मैं उनको जेल भेजवा दूं? यही मेरी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि मैं तो जमाकर्ता हूं। मैं ये चाहता हूं कि कोई भी कार्यकर्ता किसी जमाकर्ता से लड़े ना, वर्ग संघर्ष ना होने पाए, और दोनों मिलकर के इस आंदोलन को लड़े। और यही बात मैं मदन लाल आजाद जी से भी कह रहा था। लेकिन मदन लाल आजाद जी की विचारधाराएं किस कारण से अलग हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, और जो समझ में आता है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो मैं इसी नाते आप सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा कि ये जो लड़ाई है, ये सबके मिल के सम्मिलित लड़ने की लड़ाई